हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है पृष्ठीय रसायन। इस चैप्टर का हम लोग 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप सबके चैप्टर से लिया गया है और आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। तो ये इनका आंसर देखते हैं हम लोग। शॉर्ट वे में देखेंगे कि आप लोग कैसे अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में कर सकते हैं, अपना दे सकते हैं बेस्ट। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम जैसा लिखे वैसा आप लोग उतार दें, बस एक ये बताया गया है, आप लोग को एक रास्ता दिखाया गया है कि आप लोग को ऐसे ही चलना है। तो आप लोग खुद से इससे भी बेटर बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए देखते हैं क्या है इनका आंसर। भौतिक अधिशोषण एक ऊष्मा अवक्षेप प्रक्रम है। याद रखिएगा, भौतिक अधिशोषण जो है वह एक ऊष्मा अवक्षेप प्रक्रम है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग। तो भौतिक अधिशोषण जो है वह एक ऊष्मा अवक्षेप प्रक्रम है तथा यह उत्क्रमणीय भी है और ठोस प्लस गैस, इसका जो अभिक्रिया हो जाएगी वो हो जाएगी ठोस प्लस गैस, दोनों तरफ एरो, क्योंकि ये मतलब दोनों साइड का है, ये इक्वल नहीं है। तो अधिशोषण प्लस ऊष्मा, तो इसका जो अभिक्रिया हो जाएगी ठोस प्लस गैस इक्वल नहीं है, दोनों तरफ एरो, अधिशोषण प्लस ऊष्मा। आगे लिखा हुआ है अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण कम ताप पर संपन्न होता है। ये जो भौतिक अधिशोषण है वह बहुत ही कम ताप पर ये मतलब संपन्न हो जाता है, मतलब इसका जो क्रिया होती है वो काम कर जाती है तथा तापमान बढ़ाने पर यह ली सतालियर नियम के अनुसार कम होता है। अगर हीट ज़्यादा कर दे यानी ताप ज़्यादा बढ़ा दे तो जो ली सतालियर नियम है उसके अनुसार जो भौतिक अधिशोषण है वह कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। तो ली सतालियर नियम के अनुसार वो घट जाता है, लेकिन जो भौतिक अधिशोषण है वो कम ही ताप पर संपन्न हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे अगर उसमें हीट ज़्यादा हो जाए तो वह अपने आप कम हो जाती है ली सतालियर नियम के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बताएं तो अगर मान लीजिए एक लकड़ी को हम लोग जलाएं तो वह धीरे धीरे उसमें तापमान बढ़ेगा। अगर उसी जगह पे हम लोग केरोसिन या फिर पेट्रोल डाल दें तो एकाएक उसमें इतना तापमान बढ़ जाएगा कि लोग उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, उससे दूर जाएंगे। मतलब एक मतलब जस्ट सेकेंड, थोड़ी सी सेकेंड में बहुत सारा मतलब ये आग फैल जाएगा और पेट्रोल या फिर केरोसिन से। तो अगर एकाएक अगर वो बढ़ने लगता है धीरे धीरे या फिर एकाएक वो बढ़ने लगता है तो ये जो क्वेश्चन में इसके बेसिस पे ले तो जो भौतिक अधिशोषण है वो किसके अनुसार कम हो जाता है, तो ली सतालियर नियम के अनुसार कम हो जाता है। तो इसका भी आंसर हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में चूर्णित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों होते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो क्रिस्टलीय है वह रूपों की तुलना में चूर्णित पदार्थ अधिक प्रभावी होते हैं। तो आइए इनका आंसर देखते हैं। तो अधिशोषक के पृष्ठलीय क्षेत्र बढ़ाने के साथ अधिशोषण बढ़ता है। जब अधिशोषक के जो पृष्ठलीय क्षेत्रफल होते हैं उसको बढ़ाया जाता है तो अधिशोषण भी बढ़ता है। अतः जो चूर्ण अवस्था मतलब छिद्रयुक्त अवस्था, ये दोनों सेम ही है, छिद्रयुक्त अवस्था और चूर्ण अवस्था। तो चूर्ण अवस्था में धातुओं का पृष्ठलीय क्षेत्रफल अधिक होता है। जो धातु का मतलब पृष्ठलीय क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है, इसलिए इन अवस्थाओं में अधिशोषण अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अपने क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में चूर्णित पदार्थ अधिक प्रभावी क्यों होते हैं। तो चूर्णित पदार्थ होते हैं वो इसलिए अधिक होता है क्योंकि उसके जो धातु का पृष्ठलीय क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है, इसलिए इसका जो अधिशोषण भी होता है तो ये भी अधिक होता है। तो इसका आंसर हो चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उत्प्रेरण के प्रक्रम में विअधिशोषण की क्या भूमिका है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो उत्प्रेरण है उसके प्रक्रम में उसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें विअधिशोषण की क्या भूमिका है। तो आइए देखते हैं इनका जवाब। ठोस उत्प्रेरक द्वारा गैसीय अभिकारकों को अधिशोषित करने के बाद में अवस्था ग्रहण करता है। ठोस उत्प्रेरक जो गैसीय अभिकर्मक होते हैं, अभिकारकों को जो ठोस उत्प्रेरक द्वारा जो होती है वो जो गैस अभिकारक होते हैं उसको अधिशोषित करने के बाद में उस अवस्था को ग्रहण करता है। कौन? ठोस उत्प्रेरक। तो इसके बाद अधिशोषण होता है। ये जो प्रक्रिया होती है वो किसके बाद होती है? एक बार फिर से समझते हैं। ठोस उत्प्रेरक द्वारा गैसीय अभिकारकों को अधिशोषित करने के बाद में अवस्था ग्रहण करता है। ये जो अवस्था ग्रहण कौन करता है? ठोस उत्प्रेरक। तो ये है जो ये अवस्था को ग्रहण करता है। शुरुआत का प्रोसेस क्या है कि ठोस उत्प्रेरक द्वारा जो गैसीय अभिकारक होते हैं उसको अधिशोषित करने के बाद में अवस्था ग्रहण करता है। इसके बाद में जो होती है वो भी अधिशोषण होता है। जब ये अवस्था ग्रहण हो जाता है तो उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वह विअधिशोषण प्रक्रिया होती है, जिससे अणु अलग होते हैं। इस प्रक्रिया के बाद जो अणु होती है वह अलग हो जाती है। अतः ठोस उत्प्रेरकों के पृष्ठ बार बार उपलब्ध होते रहते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि उत्प्रेरक के प्रक्रम में विअधिशोषण की क्या भूमिका है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है वह है ठोस उत्प्रेरक द्वारा गैसीय अभिकारकों को अधिशोषित करने के बाद में अवस्था ग्रहण करता है। इसके बाद विअधिशोषण होता है। उसके बाद फिर अणु जो है वो अलग हो जाता है। अतः जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं वो पृष्ठ बार बार उपलब्ध होते रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आप हार्डी सुलसे नियम में संशोधन के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं। तो इसमें हम लोग का मतलब एक सुझाव देना है किसका? हार्डी सुलसे नियम में। तो आइए इनका भी आंसर देखते हैं क्या हो सकता है इनका आंसर। तो हार्डी सुलसे नियम को निम्न रूप से वर्णित किया जा सकता है। अस्कंदन या अवक्षेपण क्षमता अस्कंदन। फर्स्ट में है अस्कंदन, सेकेंड में है मतलब इसमें या करके दिया है कि अवक्षेपण क्षमता अस्कंदन या अवक्षेपण मान में व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब 3 बेसिस हो सकते हैं, अस्कंदन, अवक्षेपण क्षमता अस्कंदन या फिर अवक्षेपण मान के व्युत्क्रमानी होता है। 2 वैद्युत अपघट्यों की अस्कंदन क्षमता की तुलना में निम्न रूप से की जा सकती है। ये जो दिया हुआ है मतलब इसकी तुलना में सुझाव दिया गया है। फर्स्ट वाला मतलब देखते हैं इसको क्या है। वैद्युत अपघट -1 की अस्कंदन क्षमता बाय वैद्युत अपघट -2 की अस्कंदन क्षमता इक्वल में हो जाएगा अस्कंद मान ब्रैकेट में हो जाएगा वैद्युत अपघट -2 और नीचे आ जाएगा अस्कंद मान वैद्युत अपघट -1। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट मतलब तुलना। अब इसका उदाहरण देखते हैं। ऋणात्मक AS2S3 सोल के लिए ऋणात्मक जो है AS2S3 सोल के लिए अगर मान ले और इसके बेसिस पे मतलब कोई उदाहरण दे दे तो ऐसे होगा। AlCl3 की स्कंदन क्षमता बाय में चला जाएगा NaCl की स्कंदन क्षमता इक्वल में ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे। ऊपर में जाएगा NaCl की स्कंदन क्षमता, बाय में चला जाएगा AlCl3 की स्कंदन क्षमता। तो इसमें जो मतलब 32/0.093 जो आएगा इसका स्कंदन क्षमता जो भी हो, इसका जो स्कंदन क्षमता होगा इक्वल में आ जाएगा 559। इसकी इन सब के जो स्कंदन क्षमता होगी उसी को मतलब डिवाइड किया गया है। आप लोग एक बार केमिस्ट्री के बुक में देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 32/0.093 दिया हुआ है हो सकता है इसके अणु परमाणु जो भी हो उनका मान दिया होगा। तो इक्वल में आंसर आ जाएगा 559। अतः
AlCl3 559 यानी 559 गुना अधिक स्कंदन क्षमता रखता है NaCl की तुलना में। तो NaCl की तुलना में जो AlCl3 जो है वह कितना गुना रखता है, 559 गुना अधिक स्कंदन क्षमता। तो इसमें हम लोग का मतलब आप इस क्वेश्चन में बोला गया था कि आप हार्डी शुल्क से नियम में संशोधन के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं। तो यहाँ हम लोग का सुझाव था, एक एग्जाम्पल के बेसिस पे लेकर के भी देखें। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अवक्षेप का मात्रात्मक आकलन करने से पूर्व और उसे जल से धोना आवश्यक क्यों है। पूर्व मतलब पहले, तो अवक्षेप का मात्रात्मक आकलन करने से पहले उसे जल से क्यों धोना आवश्यक है, ये बताना है हम लोग को इस क्वेश्चन में। तो गुणात्मक मान ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि अवयवों को पहले धो लेना चाहिए। जब गुणात्मक मान हम लोग ज्ञात करते हैं तो उससे पहले जो ज़रूरी होता है वो होता है कि हम लोग अवयव को अच्छी तरह से धो लें, और भी जल से धो लें, ताकि अशुद्ध कोलाइड जो है वो उत्पन्न होने पर जो अशुद्धि कोलाइड उत्पन्न होने पर उत्पन्न न करे। मतलब जब उत्पन्न हो रहा हो तो वो अशुद्धि को उत्पन्न न करे। जैसा कि हम जानते हैं कि छानक पेपर से कोलाइड आर पार हो जाता है। हम लोग को पता है कि जो छनक होते हैं उससे जो कोलाइड होते हैं वो आर पार हो जाता है। तो इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन में बोला गया था कि मतलब इस क्वेश्चन में बोला गया था हम लोग का कि अवक्षेप का मात्रात्मक अवकलन करने से पहले जल से धोना क्यों आवश्यक है। क्योंकि अगर जल से नहीं धोएंगे तो उसमें जो अशुद्धि कोलाइड होते हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे, और वो उत्पन्न हो जाएंगे तो हम लोग का जो अवक्षेप का मात्रात्मक है वो बिगड़ जाएगा। और हम लोग को पता है कि छनक पेपर पेपर से जो है कोलाइड आर पार हो जाते हैं, तो ये मालूम है। इसलिए हम लोग को अशुद्धि कोलाइड उत्पन्न होने से बचाने के लिए हम लोग को धोना पड़ता है जल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, साबुन के तनु व सांद्रित विलयन की प्रकृति में क्या अंतर है। साबुन के तनु व सांद्रित विलयन की प्रकृति में क्या अंतर है वो पूछा गया है। तो साबुन का तनु विलयन वास्तविक विलयन के रूप में कार्य करता है। जो साबुन का तनु होते हैं वह वास्तविक विलयन यानी रियल सोल्यूशन के हिसाब से वह कार्य करता है, जबकि जो सांद्रित विलयन है वो कोलाइडे विलयन के रूप में कार्य करता है। यही इन दोनों के बीच में प्राकृतिक अंतर है। वैसे आप लोग को याद करना है, तो साबुन के तनु वास्तविक विलयन और सांद्रित विलयन जो है जो हो जाएगा वह कोलाइडे विलयन। मतलब साबुन के तनु वास्तविक विलयन, सांद्रित विलयन वो हो जाएगा कोलाइडे विलयन। मतलब सेम ऐसे ही याद करेंगे तो आप आगे का लाइन जोड़ सकते हैं। अगर आप लोग को याद होगा कि साबुन के तनु वास्तविक विलयन, तो आप लोग आगे लगा सकते हैं वास्तविक विलयन के रूप में कार्य करता है या फिर वास्तविक विलयन के रूप में होता है। सांद्रित विलयन कोलाइडे विलयन के रूप में होता है। तो आप खुद से लगा सकते हैं, बस आप लोग को पॉइंट याद करना है। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सा आसानी से चारकोल पर अधिशोषित होता है और क्यों। NH3 या CO2। इस क्वेश्चन में बोला गया है कौन आसानी से चारकोल पर अधिशोषित होता है और क्यों होता है अधिशोषित। तो आइए देखते हैं इनका जवाब। तो NH3 का आंतरिक ताप अधिक है CO2 की अपेक्षा में। जो NH3 होती है उसकी क्रांतिक जो ताप होती है वो अत्यधिक होती है, किसकी तुलना में, CO2 की तुलना में। तो अर्थात जो NH3 हो जाएगा वो आसानी से द्रवित हो जाता है, इसलिए NH3 का अधिशोषण अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया था कि कौन आसानी से चारकोल पर अधिशोषित होगा, तो NH3 जो है वो आसानी से अब अधिशोषित हो जाएगा CO2 की तुलना में। तो इनका भी आंसर हो चुके हैं। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी गैस का अधिशोषण उसके क्रांतिक ताप पर कैसे निर्भर करता है। किसी भी गैस का जो अधिशोषण होता है वह क्रांतिक ताप पर कैसे निर्भर करता है। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होता है वह आसानी से अधिशोषित हो जाता है, क्योंकि वह जल्दी द्रवित हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया था किसी गैस का अधिशोषण उसके क्रांतिक ताप पर कैसे निर्भर करता है। तो जो क्रांतिक ताप होती है वह अधिक होता है, अब वह गैस आसानी से अधिशोषित करता है और वह जल्दी द्रवित हो जाते हैं। तो ये क्रांतिक ताप पर निर्भर करेगा इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
तापमान बढ़ाने से रसायन अधिशोषण पहले बढ़ता है और फिर घटता है, क्यों? तापमान बढ़ाने से जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो पहले बढ़ जाता है और फिर घट जाता है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिए थे कि लकड़ी, अगर मान लीजिए 4 लकड़ी मतलब वो जल रहे हैं, अगर उसमें हम जाकर के थोड़ा सा केरोसिन डाल दें तो अचानक से मतलब तेज आग फेंकने लगेगा, और फिर जब तक ये केरोसिन ख़त्म नहीं होगा तब तक वो तेज ही रहेगा। जब वो ख़त्म हो जाएगा वो तो धीरे धीरे मतलब वो कम होता जाएगा, उसका जो आग होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मतलब ताप बढ़ने पर रासायनिक अधिशोषण पहले बढ़ता है और फिर घटता है, क्यों? तो आरंभ में जो तापमान रसायन अधिशोषण के लिए सक्रिय ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। आरंभ में जो ताप होता है मतलब शुरुआत में जो ताप रसायन होते हैं वह अधिशोषण के लिए सक्रिय ऊर्जा के रूप में कार्य करता है, लेकिन ऊष्माक्षेपी प्रकृति होने के कारण बाद में ताप बढ़ने पर रासायनिक अधिशोषण घटता है। तो ये किस लिए घटता है? जब अपक्षेपी प्राकृतिक जब होने लगती है उसके कारण बाद में ये ताप रसायन मतलब अधिशोषण घटने लगता है, तो घटता है। तो ये भी हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंडलिक अधिशोषण समतापी से के और एन के मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो बताना है हम लोगों को। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका मतलब निकालने वाला मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो ये देखते हैं फाइंडिक अधिशोषण समतापी अनुसार जो हो जाएगा वो हो जाएगा x बाई इक्वल में हो जाएगा x बाई एम इक्वल के आई एन, ये हो जाएगा। चूँकि log x बाई एम इक्वल हो जाएगा log k प्लस 1/n log p, क्योंकि ये जो x बाई एम का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा k आई एन पावर आई एन हो जाएगा। तो यहाँ पे k आ जाएगा प्लस 1/n log p। अतः log x बाई एम व log p के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा होती है जिसका ढाल 1/n व अंतः खंड log k होता है। इसलिए अंतः खंड व ढाल के मान ज्ञात कर के व एन के लिए मान ज्ञात हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो हम लोग का हो चुका है। इसमें बताना था के और एन का मान कैसे ज्ञात करना है। तो के और एन का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं एक सरल ग्राफ के द्वारा, एक सरल रेखा के द्वारा हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पे 1n और 1/n और खंडन जो अंतः खंडन जो हो जाएगा log के, इसके बेसिस पे हम लोग के व एन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है सिरका जेल का उपयोग जल वाष्प हटाने के लिए होता है, क्यों? तो ये आंसर बताना है कि क्यों हटाने के लिए होता है। तो सिलिका जेल जलवाष्प को अधिशोषित कर लेता है। जो सिलिका जेल होता है वह जलवाष्प को अधिशोषित कर लेता है, अतः इसका उपयोग जलवाष्प हटाने के लिए किया जाता है। शॉर्ट में इसका आंसर हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वैद्युत अपघट अधिक सक्रिय है FeOH थ्राइस के स्कंदन के लिए। तो आइए देखते हैं। तो FeOH थ्राइस एक धन आवेशित सॉल है, मतलब धन आवेशित सॉल है। FeOH थ्राइस जो है वह एक धन आवेशित सॉल है। हार्डी नियम अनुसार आयन पर उच्च आवेश होने के कारण स्कंदन आसानी से होता है, अतः Na3PO4 सक्रिय है। तो इसमें अपघट वैद्युत अपघट अधिक सक्रिय क्यों होता है? क्योंकि इसमें हार्डी और नियम के अनुसार आयन पर उच्च आवेश होते हैं जिसके कारण स्कंदन जो है वो आसानी से हो जाता है। तो इसका भी आंसर हो चुका है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है ठोस द्वारा गैस के अधिशोषण के लिए अवयव आकार वायु दाब तथा तापमान कैसे प्रभावी है। तो आइए देखते हैं इनका जवाब। अवयव का आकार जितना छोटा होगा अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। अवयव का जब आकार बहुत मतलब जितना छोटा होगा उतना ही अधिशोषण अधिक होगा। इसका मतलब ये फर्स्ट था। सेकेंड हो जाएगा स्थिर तापमान पर अधिशोषण पहले बढ़ता है, दाब बढ़ने से वो जो तापमान होता है वह बाद में घटने लगता है।
थर्ड है भौतिक अधिशोषण के लिए तापमान बढ़ने पर अधिशोषण बढ़ता है, लेकिन अधिशोषण के लिए ताप के बढ़ने से अधिशोषण पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो इसमें बोला गया था कि ठोस द्वारा गैस के अधिशोषण के लिए अवयव, आकार, वायु दाब तथा तापमान कैसे प्रभावी है। तो यहाँ पे तीनों बता दिया गया है। अवयवी आकार मतलब अवयव का आकार जितना छोटा होगा उतना ही अधिशोषण अधिक होगा। और वायु दाब पूछा गया था, तो स्थिर ताप पर अधिशोषण पहले बढ़ता है, बाद में दाब के बढ़ने से वह घटने लगता है। ये हो चुका है। तापमान वाला लास्ट में दिया गया है। भौतिक अधिशोषण के लिए तापमान बढ़ने पर अधिशोषण बढ़ता है, लेकिन अधिशोषण के लिए ताप के बढ़ने से अधिशोषण पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ये सब प्रक्रिया जो है वो मतलब बाद में होती है। तो यहाँ पे दिया गया है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्वर्ण संख्या का व्युत्क्रम क्या दर्शाता है। तो स्वर्ण संख्या का व्युत्क्रम क्लोराइड की सुरक्षा क्षमता दर्शाता है। स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होगा क्लोराइड की सुरक्षा क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था क्या दर्शाता है, तो सुरक्षा क्लोराइड की सुरक्षा दर्शाता है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है स्वर्ण संख्या को परिभाषित करें। तो सुरक्षात्मक क्लोराइड का न्यूनतम मान जो होता है वह मिलीग्राम में होता है, जो 10 ml स्वर्ण सॉल्ट का स्कंदन होने से रोकता है, चाहे वह 10% हो या फिर 1 ml सोडियम क्लोराइड विलयन मिलाया जाए तो भी। तो स्वर्ण संख्या को परिभाषित करना था। तो स्वर्ण संख्या वह संख्या है जिसमें सुरक्षात्मक क्लोराइड का न्यूनतम मान जो मिलीग्राम में हो और वो जो है वह 10 ml स्वर्ण सॉल्ट का स्कंदन होने से रोकता है, उसे हम लोग स्वर्ण संख्या कहते हैं। तो ये भी हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हार्डी-सुल्से का नियम क्या है। तो हार्डी-सुल्से का जो नियम है, किसी सक्रिय आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी जो स्कंदन क्षमता होगी उतनी ही अधिक होती है, ये इसमें बोला गया है। तो ये है इनका नियम। बढ़ते आगे। साधारण नमक मिलाने से इमल्शन की चालकता बढ़ती है तथा यह किस प्रकार का इमल्शन है। तो साधारण नमक यानी NaCl जो है वह मिलाने से इमल्शन की चालकता क्षमता बढ़ती है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यह किस प्रकार का इमल्शन है, तो यह जो है वह जल में तेल जैसा इमल्शन है। जैसे जल में तेल डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होता है, वह अपना आकार ले लेता है लेकिन मिक्स नहीं होता है जल में तेल डालने से। तो ये था इसका इमल्शन का प्रकार। क्वेश्चन नंबर 18 है बाउनी गति क्या है। तो बाउनी गति बताना है। तो क्लोराइडी कण पूरे प्रेक्षित क्षेत्र में लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं जो ब्राउन गति कहलाते हैं। एग्जाम्पल में पानी में तैरते परागकण। तो इसका शॉर्ट आंसर हो सकता है कि क्लोराइडी कण जो पूरे क्षेत्र में लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करता है उसे हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी में तैरते परागकण। तो ये हो चुके हैं। तो शॉर्ट में आंसर देना है, कोई लंबा चौड़ा इसमें महाभारत नहीं लिखना है। तो शॉर्ट में हम लोग आंसर देते हुए चलते हैं आगे। तो 19 नंबर क्वेश्चन है इलम जो है वो क्या है, फिटकिरी जल में क्यों मिलाया जाता है। तो पीने के जल का शुद्धिकरण क्लोराइडी कणों का अपक्षेप में बदलकर किया जाता है, इसलिए जल में थोड़ी सी मात्रा K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 2,4H2O की मतलब जो मात्रा डाली जाती है Al+3 आयन उदासीन स्पंदन बनाते हैं। तो जल को शुद्धिकरण करने के लिए फिटकिरी का उपयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 है अधिशोषण एवं अवशोषण में क्या अंतर है। तो अधिशोषण एक पदार्थ का जमाव दूसरे पदार्थ के सिर्फ पृष्ठभाग पर होता है। जो अधिशोषण होते हैं उसमें एक पदार्थ का जो जमाव होता है वो दूसरे पदार्थ के सिर्फ पृष्ठभाग पर होता है, जबकि अधिशोषण में जो पदार्थ होते हैं वो पूरी तरह से संपूर्ण भाग में वितरित होता है। ये है इन दोनों के बीच में मतलब ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 21 है इमल्शन क्या है। तो इमल्शन वे क्लोराइडी है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण दोनों द्रव अवस्था में होता है, उसे हम लोग इमल्शन कहते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं। इमल्शन वह है जो वे क्लोराइडी जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण दोनों द्रव अवस्था में होता है, उसे हम लोग इमल्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इमल्सी कारक क्या है।
इमल्शन को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए डाले गए पदार्थ को इमल्शीकारक कहा जाता है। इमल्शन को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए मतलब उसका जो अस्थायी होता है उसे प्रदान करने के लिए जो डाले गए पदार्थ होते हैं उसे हम लोग इमल्शीकारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुछ प्रमुख इमल्शीकारकों के नाम दिए। तो साबुन, अपमार्जक, प्रोटीन, गोंद, एगर इत्यादि ये सब जो है वह कारक है। तो ये हो चुके हैं, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, लायोफिलिक क्लोराइड का सॉल्ट क्या है। लायोफिलिक का जो क्लोराइड का सॉल्ट है वह क्या है, आइए देखते हैं। यदि प्रक्षेप्त कला की प्रति प्रक्षेपण माध्यम के लिए बहुत अधिक हो तो ऐसे क्लोराइड घोल को लायोफिलिक क्लोराइड कहा गया है। एक बार और रिपीट करते हैं, यदि प्रक्षेप्त कला की प्रति परिक्षेपण माध्यम के लिए बहुत अधिक हो मतलब अत्यधिक मात्रा में हो, ऐसे क्लोराइड घोल को लायोफिलिक क्लोराइड कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिलेटिन और गोंद। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विइमल्शीकरण किसे कहते हैं। तो किसी इमल्शन का उसके घटक द्रव्यों में परिवर्तन यानी चेंजेस को विइमल्शीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायोफोबिक क्लोराइड क्या है। यदि परिक्षेपण माध्यम के लिए परिक्षेप कला को बहुत कम आकर्षण होता है मतलब आकर्षण मतलब अपनी ओर खींचता है, तो ऐसे क्लोराइड घोल या फिर सॉल्ट को लायोफोबिक क्लोराइड कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। इसमें तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मिसेल क्या है। तो मिसेल जो है वह वास्तव में विद्युत आवेशित कोलाइडल कण है। मिसेल जो है वह वास्तव में विद्युत आवेशित कोलाइडल कण है जिसकी प्रकृति प्रायः कार्बनिक तथा बड़े बड़े अणुओं से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से सॉल्ट क्या है। आप फायोबिक सॉल्ट तथा लायोबिक सॉल्ट में अंतर किस प्रकार करेंगे। तो सॉल्ट क्या है। सॉल्ट एक ऐसा क्लोराइड घोल है जिसकी आकृति द्रव की तरह हो। जो सॉल्ट होती है वह एक ऐसा क्लोराइड घोल है जिसकी जो आकृति होती है वह द्रव की तरह हो, उसे हम लोग सॉल्ट कहते हैं। और लायोफोबिक सॉल्ट और लायोफिलिक सॉल्ट और लायोफोबिक सॉल्ट में अंतर बताना है। तो आइए देखते हैं। इसका फर्स्ट ये हो जाएगा, ये कार्बनिक पदार्थ से बनाए जाते हैं जैसे में धातु, हाइड्रोक्साइड धातु इत्यादि। और इसका जो हो जाएगा वो कार्बनिक पदार्थ द्वारा बना होता है जैसे में गोंद, स्टार्च इत्यादि। नेक्स्ट है, इसकी प्रबलता कम होती है तथा गर्म करने पर या विद्युत द्वारा या फिर उत्तेजित करने पर ये जम जाते हैं। इसमें क्या बोला गया, प्रबल कम होती है चाहे वह गर्म करने पर हो या फिर विद्युत द्वारा हो या फिर उत्तेजित करने पर हो, लेकिन इन सभी प्रक्रिया में ये है जम जाती है। लेकिन ये प्रबल होते हैं और ये जो है वह सरलता से नहीं जमते हैं। और इसका लास्ट जो है ये अपरिवर्तित सॉल्ट है, और जबकि ये जो है ये प्रवर्तनशील होते हैं। तो इन दोनों में अंतर छोटे छोटे बेसिस पे दिया गया है, आप लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पायस से आप क्या समझते हैं। इससे कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक के 2 उदाहरण दे, पायस पहचानने की विधि बतावे। तो आइए देखते हैं पायस से आप क्या समझते हैं। तो वे क्लोराइड निकाय जिसमें परिक्षेप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं उसे हम लोग पायस कहते हैं। पायस 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है तेज जलीय पायस जैसे में दूध और क्रीम, इसे हम O/W प्रकार बोल सकते हैं। और सेकेंड जो हो जाएगा वह मंद जलीय पायस हो जाएगा जो कि W/O हो जाएगा जैसे मक्खन और क्रीम। ये जो तेज जो जलीय पायस है उस दूध और क्रीम हो जाएगा, और इसका जो हो जाएगा एग्जाम्पल में दूध और क्रीम है। और सेकेंड जो हो जाएगा जल तलीय पायस जो कि हो जाएगा मक्खन और क्रीम। तो इसे पहचानने का जो तरीका हो जाएगा या फिर परीक्षण का तरीका, रंज परीक्षण एवं तनुता परीक्षण द्वारा, या फिर इसे हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जांच और फिर स्प्रेडिंग जांच द्वारा पहचान सकते हैं किसे, पायस को। तो ये भी हो चुके, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोरोसन से आप क्या समझते हैं, उन कारकों को समझाइए जो कोरोसन को प्रभावित करता हो। तो किसी धातु को उसके अनुच्छिक
यौगिक में बदलने की विधि जो वास्तव में उपस्थित आर्द्रता या फिर अन्य गैस, जैसे कि अन्य गैस में हो जाएगा CO2 और SO2 इत्यादि द्वारा की जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोसन बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, लोहे पर जंग लगना होता है। तो एक बार और रिपीट करते हैं, किसी धातु को उसके अनुच्छिक यौगिक में बदलने की जो विधि होती है वो वातावरण में उपस्थित आर्द्रता या फिर अन्य गैस जैसे कि CO2 और SO2 द्वारा की जाती है, उसे हम लोग क्रोशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लोहे पर जंग लगना। और इसे प्रभावित करने वाले कारक हो जाएगा धातु की प्रक्रिया, धातु में तनाव, विद्युत विच्छेदन में उपस्थिति, वायु और नमी और धातु की अशुद्धता की उपस्थिति, ये सब हो जाएगा इसका प्रभावित। तो ये भी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों कमेंट बताइए कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।